हाँ तो भाई क्लास 10th वालों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया अध्याय चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्लास 10th का चौथा अध्याय है। आज हम इसके बेसिक पार्ट और साथ ही साथ सभी के सभी एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। ये प्रश्नावली 4.1 का पहला लेक्चर है। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे बेसिक से समझते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर जैसे जो भी विद्यार्थी नए होंगे या फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़े होंगे तो वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। अगर आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले बेसिक पार्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स पर चलेंगे। दो एग्जाम्पल हैं इसमें, दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को आज मैं इसमें कवर कराने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का मतलब समझेंगे, आखिर ये है क्या। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, ये दो चीजों से मिलकर के बना है। दो चीजों से, किससे? द्वि प्लस घात। किससे किससे? द्वि प्लस घात यानी द्विघात। अब घात को इंग्लिश में हम कहते हैं डिग्री। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि डिग्री क्या चीज होती है। डिग्री क्या चीज होती है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल आइए ले लेते हैं। सपोज मैं यहां पर x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 0 बराबर प्लस 0 मत करो, यहाँ पे -15 बराबर 0। ठीक इस तरीके से मैंने कुछ लिखा है। तो ये क्या कहलाता है मेरे भाई, ये क्या कहलाता है? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? अभी इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, बस इतना आप बताओ। अगर नहीं आता है मैं बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। देखो कोई चीज x के टर्म में यानी अचर पदों के साथ साथ उसका जो गुणांक है, ठीक, अचर पद है, गुणांक अचर है, और बाकी जो चर पद हैं, चर पदों के रूप में हमने किसी को एक्सप्रेशन को लिखा है। जो ये आपके सामने एक्सप्रेशन है इसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक, x की पावर कुछ भी हो सकती है, 4, 6, -3, 3/2, कर्डिम 2, कुछ भी हो सकती है, उसको हम बहुपद कहते हैं। लेकिन जब वही मेरे भाई यहां पर इक्वल टू 0 लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। अगर जब बराबर का चिन्ह लग जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। क्या भैया जरूरी है इक्वल टू 0 हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे सपोज क्या है, -15 है। ठीक, -15 को जब मैं बराबर के उधर लेकर के जाऊंगा, जब मैं -15 को बराबर के उधर लेकर के जाऊंगा तो क्या ये +15 हो जाएगा? हाँ भैया +15 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इक्वल टू +15 लिख सकते हो। जरूरी नहीं यहाँ पर 0, लेकिन ये बराबर का सिंबल होना जरूरी है। तो यानी कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये आपके पास ये क्या है? समीकरण। अब इसमें हमें इसकी घात बतानी है। क्या बतानी है? डिग्री। तो डिग्री बताने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री का मतलब ये होता है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे अधिकतम पावर, हाईएस्ट पावर किसकी है? हाईएस्ट पावर। तो भैया 15 में x की पावर 0 होती है तो 0 पावर है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4। तो हाईएस्ट किसमें है? यहां पर x की अधिकतम घात किसकी है? अधिकतम, अधिकतम घातांक। पावर मतलब होता है घातांक। तो हाईएस्ट पावर किसकी है? तो आप कहोगे भैया यहां पर जो है x की अधिकतम घात 4 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारी घात हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? तो यहां पर जो समीकरण की घात होगी, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं, बस आप इतना समझो। तो इस समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? यहां पर मैं इस कलर पेन से, तो यहां पर लिखूंगा समीकरण की घात बराबर क्या हो जाएगी भैया? 4। ठीक, बस इतना सा आपको देखना है। यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप फटाक से बता दीजिए क्या होगा इसका। x की पावर 5 प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 3x³ बराबर 0। इसमें आपको बताना है समीकरण की घात। इसमें समीकरण की घात क्या होगी मेरे भाई? फटाक से आप बता दो। इसमें समीकरण की घात क्या होगी? इसमें समीकरण की घात क्या होगी? जल्दी से बताइए। यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आपको बताना है समीकरण की घात क्या होगी। तो आप देखोगे यहां पर x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, 1 है x की पावर, लेकिन यहां पर 5 है, x की पावर 5, 6x²। तो हाईएस्ट पावर किसकी है? इसकी है। तो यानी हमारा जो अधिकतम घात होगा, यानी समीकरण की जो घात होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। इक्वेशन की घात, ये जो समीकरण है हमारे पास, इसकी घात कितनी होगी? 5 होगी। अब यहां पर वही मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, आप तीसरा एग्जाम्पल बताओ। यहां पर मैंने ले लिया x² प्लस 3x²
प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहां पर जो आपके सामने एक इक्वेशन लिखा गया है, इसकी घात आपको बतानी, क्या बतानी है, इसकी घात, इस समीकरण की घात। यहां पर मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूं, एक सेकंड, मेरे पास पहले से ही है। हाँ, तो समीकरण की घात, इस वाले की घात आप बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे अधिकतम घातांक हम देखेंगे, हाईएस्ट पावर। आप क्या देखोगे, बस इतना आप जान लो, यहां पर मैं आपको फिर से वही इसका मतलब समझा दे रहा हूं। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको क्या समझने को मिला, समझने को ये मिला भैया, समीकरण की घात क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट पावर, पावर का मतलब होता है घातांक, ठीक। तो अधिकतम घातांक, यानी कहने का मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, x की पावर 4 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण की घात हो जाएगा। इसमें 5 हाईएस्ट है तो 5 हो जाएगा। इसमें कौन सा हाईएस्ट है, 2 है तो 2 हो जाएगा मेरे भाई। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यानी कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसकी पावर 2 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है मेरे भाई, वही हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। क्योंकि द्विघात, जिसकी घात, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री मेरे भाई कितनी है, बराबर, इसको मैं डिग्री लिख सकता हूं, इंग्लिश में घात ही बोलते हैं, ठीक। मतलब इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं। 2 है, तो हमारी यहां पर डिग्री अगर 2 है, इसी को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। कहने का मतलब आप समझ पाए, यानी जिसमें अधिकतम पावर 2 होगी, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होगी, पावर 2 होगी, वही हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। इस तरीके से हमने द्विघात समीकरण को देख लिया। यहां पर मैं बार बार अधिकतम घात बोल रहा हूं, घात का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर, अधिकतम लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो समीकरण की घात 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, अधिकतम घातांक 2, ठीक। ये आपको एक बार मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, घात किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको एकदम बेसिक से चीजों को समझाया। समय बिल्कुल बिल्कुल भाई 5 मिनट 2 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा समय लगा, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। मैं इसके बाद यहाँ पर फिर से अगले पार्ट पर चलता हूं। यहाँ पर अब जैसा कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया, मतलब पहले ही बता दिया था। अब ये जब द्विघात समीकरण है मेरे भाई, तो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। ये क्या है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। यानी कहने का मतलब अब आप समझ चुके हो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बस इतना ही हमें समझना था, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब आइए सवाल पर सीधे चलते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले आपको मैं इसका सामान्य रूप, जनरल फॉर्म बता दे रहा हूं। तो क्या मेरे भाई, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही चीज है, ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है, 3 है, ए बी सी, ए बी सी, ये जो तीनों नंबर है ना, ये हमारी क्या है, जहां ए बी सी, ए बी सी आपका जो है गुणांक तो है ही, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, एक्स का गुणांक है बी, और ये अचर पद है। तो ए बी सी कांस्टेंट टर्म है, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, अचर पद, अचर पद। अचर को ही हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, अचर पद हैं, कांस्टेंट टर्म है, ठीक। एबीसी, तो अगर एबीसी कांस्टेंट है तो क्या 3 अचर है, हाँ भैया 3 तो अचर होता है, क्योंकि इसका मान बदलता नहीं। -6 अचर है, बिल्कुल अचर है, क्योंकि इसका मान बदलता नहीं। +9 अचर है, तो यानी एबीसी अचर है। एबीसी में अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैं तुलना करता हूं सपोज, तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर इसमें कहोगे भैया 3 है, बी की जगह पर क्या है, 6 है कि -6, -6 है, ठीक। और सी की जगह पर क्या है, 9। यानी कहने का मतलब बस मैं इतना समझाना चाहता हूं, ए बी सी अचर हैं, तो यहां पर और एक चीज आपको लिखना है, और यहां पर चेंज, मैं कलर ही चेंज करता हूं, और ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, अगर आप यहां पर ए बराबर 0 रख दोगे, सपोज अगर मैं यहां पर ए बराबर 0 रख देता हूं, ठीक,
अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह पर अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ और यहाँ पर भी अगर मैं 0 कर देता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर 3 की जगह पर 0 हो जाएगा, a का मान 0। तो 0x² का मतलब कुछ नहीं होगा, ये कट जाएगा। अब जैसे ही ये गायब हुआ, तो क्या ये द्विघात समीकरण है मेरे भाई? क्या आप इसे द्विघात समीकरण कह पाओगे? तो आप कहोगे भैया बिल्कुल नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है। तो ये रैखिक समीकरण है या एक घातीय समीकरण है, तो इसको हम द्विघात कह ही नहीं पाएंगे। तो इस नाते यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और संख्या होनी चाहिए, ठीक। प्लस हो, प्लस 5 हो, -5 हो, +1 हो, -1 हो, कर्डिम 3 हो, कर्डिम 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। 3 इस तरीके से हमने आपको समझा दिया, नहीं कहने का मतलब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यही हमारा सामान्य निरूपण है, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, यहां पर अगर मैं इस वाले पेन से लिखूं, इस वाले से, एक सेकेंड मोटा चल रहा है वो। सामान्य निरूपण, द्विघात समीकरण का सामान्य निरूपण, यानी कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होगा, जहां a b c हमारे अचर पद हैं और a इक्वल टू नॉट 0 है। यहां पर इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक। यहां पर इसको मैं बॉक्स में कवर कर दे रहा हूं, ठीक। a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक। ये आपको ध्यान देना है, सबसे जरूरी बात। इस तरीके से मैंने आपको सामान्य निरूपण भी बता दिया। अब जैसे ही आपने सामान्य निरूपण को देख लिया, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, अब सीधा आते हैं सवाल पर। तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा मेरे भाई, दो सवाल हैं, सवाल आपको समझाऊंगा, मतलब सवाल जब हम करेंगे तभी हमको समझ में आएगा आखिर द्विघात समीकरण है क्या। तो सीधे हम सवाल पर चलते हैं। उदाहरण 1 है, उसके बाद उदाहरण 2 है, इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को करने हैं। इसमें 2 पार्ट है, पहले में, दूसरे में 4 पार्ट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उदाहरण 1 पर। तो पहला एग्जाम्पल का पहला सवाल, ठीक, पहले एग्जाम्पल का पहला सवाल, यहीं पर मैं आपको पहले पढ़ के सुना दे रहा हूं आखिर ये चीज है क्या। तो यहां पर क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में? गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप कैसा होता है भैया? गणितीय रूप ऐसा होता है, यानी कहने का मतलब ये जो यहाँ पर कबाड़ा कुबाड़ा बन के लिखा हुआ है, शब्द समीकरण के मतलब जो है शब्द समीकरण है, ये हमारा शब्दों के रूप में लिखा हुआ है, वाक्यों के रूप में है, इसको हमें यहाँ पर इस रूप में बनाना है, ठीक, गणितीय रूप में। इसी को हम गणितीय रूप कहते हैं, इसको गणितीय रूप कहते हैं। यहाँ पर जो ये लिखा है, ये गणितीय रूप है, ठीक। तो अब आइए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पर पहले सवाल पर चलते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं पहले ही आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हल। जॉन और जीवंती दोनों के पास, दो व्यक्ति हैं, जॉन है और जीवंती हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, कंचे, ठीक है। वो जब हम कंचे खेलते हैं ना, वही वाला है, 45 कंचे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने कंचे खो देते हैं? 5-5। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हमें आरंभ में, स्टार्टिंग में कितने कंचे हमें वो जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, तो हम मान लेंगे जैसे पिछले मतलब अब चैप्टर्स में मानते आए थे, अगर आपने नहीं देखा कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे क्या, हमें पता नहीं है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, जीवंती के पास कितने कंचे हैं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जॉन और जीवंती दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कुल 45 कंचे होंगे, ठीक। जॉन के पास हो सकता है 20 कंचे हों, जीवंती के पास हो सकता है 25 कंचे हों, जॉन के पास हो सकता है 15 कंचे हों, इसके पास हो सकता है 30 कंचे हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं। तो हम इस नाते मानेंगे, माना जॉन के पास एक्स कंचे हैं, कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों, एक सेकंड, कंचों की संख्या, संख्या। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है मेरे भाई? हमने मान लिया एक्स। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स है तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर वाई। हमने क्या मान लिया? जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स, जीवंती के पास कंचों की संख्या वाई।
तो अब हम जब सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास दो समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पर आगे वाक्य में दो समीकरण बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। दो अचर पद हमने मान लिया। अब जैसे देखो, अब क्या मैं y की जगह पर, उसको भूल जाओ मैंने अभी जो भी 1 सेकंड पहले कहा, बस आप इतना ध्यान रखो क्योंकि आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो तरीका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है, जॉन के पास हमने कंचों की संख्या x मान लिया, जीवंती के पास कंचों की संख्या y। तो क्या मैं y को ऐसा लिख सकता हूँ? कैसा कैसा लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई, जॉन प्लस जीवंती x प्लस वाई। जॉन के पास कंचों की संख्या x है, जीवंती के पास कंचों की संख्या y है, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्या बात मेरी बिल्कुल सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है, आपने सही लिखा है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे कि y को मैं इधर ही रहने देता हूँ, x को मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये x प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या ये 45 माइनस एक्स में लिख सकता हूँ y को? हाँ भैया, आप y को 45 माइनस एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर दो चीज देखो, एक चीज यहाँ पर आज आप कॉर्नर में मैं एक काम की बात लिखा देता हूं आपको, काम की बात। काम की बात क्या है कि जो चर चर पद होती है, पता है आपको? चर पद, चर पद का मतलब भैया वो है जिसका मान बदलता रहे, वेरिएबल। तो चर पद की संख्या जितनी कम होगी, क्या होगी? कम होगी। सवाल उतना क्या होगा? सवाल आसान, उतना ज्यादा सवाल आसान होगा। जितना ज्यादा चर पद की संख्या कम होगी, यानी कहने का मतलब चरों की संख्या देखो, x है, y है, z है, जिसमें x y z तीन चर हैं। इसमें कितने चर हैं? तीन चर, ठीक। लेकिन वही x बराबर x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। देखो इसमें कितने चर हैं? तीन चर हैं। इसमें कितने चर हैं? एक चर है, क्योंकि 5 क्या है? अचर। x प्लस वाई इसमें कितने हैं? दो चर। तो यहां पर जो भी आपको समीकरण दिख रहे हैं, जिसमें सबसे कम चरों की संख्या होगी, वही सवाल सबसे आसान होगा हल करने में। क्योंकि अगर यहां पर x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5। x का मान निकल करके आ गया, हमारा सवाल सही हो गया। लेकिन यहां पर हमें एक समीकरण की और आवश्यकता होगी, इसमें हमें तीन समीकरण की आवश्यकता होगी। यानी चर पदों की संख्या जितनी कम होगी, सवाल उतना आसान होगा। ये बात आप गांठ बांध लो आज के बाद से। आपको आज नहीं, यहाँ पर आज भी नहीं, ये भविष्य में भी आपके काम आएगा। अगले आगे आने वाले चैप्टर्स में अगर आप भविष्य में मैथ लेते हो क्लास 11 12 में, तब तो काम आएगा ही आएगा, ठीक। तो काम की बात क्या है कि चर पद जितना ज्यादा, सवाल उतना आसान होगा। तो यहाँ पर देखो, चर दो हमने माने थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं y की जगह पर, अगर मैं यहाँ पर x माइनस 45 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ? 45 माइनस एक्स। y के मान क्या है? 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पर चरों की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो चर जितना कम होगा, हमारे लिए सवाल उतना आसान होगा। ये बात आप ध्यान दे लो। तो हमने यहाँ पर ये चीज आपको समझा दिया। तो हमने क्या मान लिया? जॉन के पास कंचों की संख्या x है, कुल कंचे कितने हैं? 45। तो 45 में से अगर मैं जॉन के कंचों की संख्या अगर घटा देता हूं, तो हमारे पास कितना बचेगा? जीवंती के कंचों की संख्या। बस सिंपल सी बात। अगर आपको वो चीजें नहीं समझ में आए मेरे भाई, क्योंकि वो चीजें अगर आप जितनी जल्दी समझ जाओगे, आपके लिए फायदा रहेगा, बहुत भविष्य में आपको काम आएगा। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, बस इतना आप ध्यान दे लो, यहाँ पर मैं जो बोलने वाला हूँ बस उसको ध्यान से सुन लो, आराम से बाकी सवाल आप कर पाओगे, ठीक। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? एक्स है, ठीक। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? एक्स, हमने मान लिया। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कुल कंचे कितने हैं? 45। 45 में से मैं अगर जॉन के कंचों की संख्या घटा देता हूं, तो वो कितने, किसके कंचों की संख्या बचेगी? जीवंती के कंचों की संख्या बचेगी, जो कि 45 माइनस एक्स है। बस इतना सा। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे खोने का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक्स कंचे हैं, या फिर 15 कंचे। तो अगर मैंने 5 कंचे खो दिए, तो 5 कंचे घट जाएंगे, कितने बचेगा? 10। तो उसी प्रकार से जॉन के पास एक्स कंचे हैं, ठीक। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूं चीजों को समझाने में, चैप्टर का स्टार्टिंग है, लेकिन आपको चीजें समझ में आएंगी। जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है? एक्स है, ठीक। अब वहां से क्या मैं कर दे रहा हूं? 5 कंचे अगर जॉन खो देता है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x में से भाई 5 हमने खो दिए, तो x माइनस 5, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है? दोनों 5-5, यानी जीवंती भी 5 कंचे खो रही है। 45 माइनस एक्स में से अगर मैं 5 घटा रहा हूं, क्योंकि 5 कंचे खोना है जीवंती को भी, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 45 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 40 माइनस एक्स, ठीक। 40 माइनस एक्स।
तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं 40-x, ठीक। 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है x-5, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या है 40-x। कंचों की संख्या का गुणनफल हमने क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक। क्या मैं ब्रैकेट के इधर उधर मल्टीप्लाई नहीं लिखूंगा तब भी इसको मल्टीप्लाई माना जाएगा? हाँ भैया बिल्कुल माना जाएगा। क्या है, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कितना है? 124, ठीक। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखना चाहूं, सवाल का अगर तरीका ढंग से अगर आपको पता चले, तो यहां पर आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है क्या, कि उनके पास, उनके उनके पास या फिर कंचों की संख्या का गुणनफल, क्या कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 124। कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो हमने कंचों की संख्या क्या है x-5, 40-x बराबर 124 हो जाएगा, ठीक। हमने गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया। अब जैसे ही हमने ये इसको लिखा, अब इसको हमें हल करना है। हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं इस पेन से दिखाऊं, इसका गुणा एक बार 40 में करेंगे और एक बार x में करेंगे, ठीक। तो यहां पर आइए करके देखते हैं क्या हो जाएगा। हाँ, तो x 40, तो 40x में जाएगा तो 40x हो जाएगा। फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का x माइनस का x प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। -5 और 40 में जब हम गुणा करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाई 40, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 चौक 20, 200, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x 5x हो जाएगा बराबर 124। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसको आगे हम ये हल करते हैं। तो अब यहाँ पर जो जो चीजें जुड़ रही होंगी, घट रही होंगी, उसको कर लेते हैं, और बराबर के हमें मतलब बराबर के उधर जीरो लाना है। तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो 40x है 5x है, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। तो 40-5 क्या हो जाएगा 45x। तो मैं सबसे अधिकतम घात को सबसे पहले लिख दे रहा हूँ -x² प्लस 40-5 45x -200 बराबर 124। क्या इतनी बात समझ में आया? अब ये समझ में आ गई। अब -x² प्लस 45x -200। अब मैं क्या करूंगा, इसको बराबर के इधर लेकर के आऊंगा तो -124 हो जाएगा बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हमें समझ में आ चुका है। अरे यार मिटा दिए क्या मैंने? ठीक। अब जैसे ही मैंने ये चीज लिखा, अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो यहां पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, जो अधिकतम सबसे बड़ी संख्या होती है उसकी। तो सबसे बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस। 200 में से 124 जोड़ेंगे, मतलब 200 में 124 जोड़ना है, तो 324 हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्या उसमें एक्स्ट्रा करना है, 324। ये तो ऐसे ही रहेगा, -x² प्लस 45x -324 बराबर 0। ठीक, ये बात आपको समझ में आया? हाँ ये समझ में आई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस साइन कॉमन कर लेना है, या फिर माइनस से दोनों तरफ अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस, तो -x² क्या हो जाएगा +x² प्लस 45x -45x। हमने क्या कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया है दोनों तरफ। माइनस क्या हो जाएगा +324 बराबर प्लस 0 है, -0 हो जाएगा, वही 0 ही बचेगा, उसका क्या मतलब। इस तरीके से हमारे पास ये समीकरण बन करके तैयार हो गया है। अब जैसे ही हमारे पास ये समीकरण मिला मेरे भाई, जैसे ही हमारे पास ये समीकरण आया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप कहोगे भैया इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप सवाल में ध्यान से देखोगे, स्थितियों को केवल गणितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है, गणितीय रूप में। यही हमारा क्या है, गणितीय रूप है, ठीक। बस इसके आगे हमें नहीं हल करना है। हमने जैसे ही गणितीय रूप में किया, ये आंसर है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हमें एक्स का मान, आगे हम इसको हल करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा, लेकिन अभी हमें हल नहीं करना है इसको। हम 4.2 में देखेंगे। कहां पर देखेंगे, 4.2 में, इसके आगे हल करेंगे, ठीक।
जब आपको मैं 4.2 पढ़ा दूंगा ना, एग्जाम्पल ही केवल करा दूंगा 4.2 का, तब भी आप इस सवाल को आराम से कर ले जाओगे। लेकिन सवाल में जितना का है उतना ही करेंगे जितने में आपका अपना काम चल जा रहा है कि नहीं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल पर, तो सवाल में क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ खिलौने, ठीक है, कोई खिलौना बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, हो सकता है वो बैट बॉल बना रहा हो, या फिर हो सकता है वॉलीबॉल बना रहा हो, फुटबॉल बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, कोई खिलौना है, ठीक, वो बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सवाल में यहाँ पर जो शब्द समीकरण दिया गया है, जो पैराग्राफ हमारे पास दिया गया है, इसे हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है बस। तो सवाल में हम सबसे पहले मान लेंगे, ठीक, जो सवाल में पूछा है वही हम मानते हैं, ठीक, माना। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल, माना। हमने क्या मान लिया, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमने जब सवाल में सबसे पहले मान लिया, तो अब हम यहाँ आगे क्या मानेंगे, माना किसी दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कोई भी दिन हो सकता है, तो हमने क्या मान लिया, माना किसी दिन, या फिर उस दिन भी लिख सकते हैं, किसी दिन निर्मित, निर्मित या फिर निर्माण किए गए, निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। किसी दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x को हमने मान लिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर x माना, उसके बाद अब आगे एक चीज हमें और करना है, क्या, किसी दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x है, और उसके बाद क्या है, तो एक खिलौने का मूल्य, यहाँ पर मूल्य के बारे में भी दिया है। देखो, कुटीर उद्योग इतना निर्माण किया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो यहाँ पर प्रत्येक खिलौने का मूल्य कुछ इस रूप में दिया गया है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, तथा एक या फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, कितना मूल्य है, तो यहाँ पर सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी हमने x को घटा दिया, वही हमारा क्या है, खिलौनों का मूल्य, यानी 55 माइनस x रुपए, ठीक, ये हमारे खिलौने का मूल्य है। इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया, ठीक, मतलब दोनों चीजों को मान लिया। अब क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। किसी दिन कुल निर्माण लागत, तो यहां पर अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कितना है मेरे भाई, 750 रुपए, करना चाहो और लिख दो रुपए। अब 750 रुपए कुल निर्माण लागत है हमारे पास। तो कुल निर्माण लागत को हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो यानी किसी दिन निर्मित किए गए जैसे सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, एक दिन में 5 खिलौने बनाए गए। कितने खिलौने, 5 खिलौने बने, ठीक, कितने खिलौने, 5 खिलौने। अब मान लो कि एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य 10 रुपए है। तो एक दिन में अगर 5 खिलौने बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर के कितने रुपए का निर्माण लागत होगा, कितने रुपए का। तो क्या अगर एक खिलौना 10 रुपए का है, तो 5 खिलौना भैया गुणा करोगे आप, 5 धामा 50 रुपए, यानी एक दिन में 50 रुपए का निर्माण लागत हो रहा है। अगर आपके पास अगर 10 खिलौने, एक दिन में कोई व्यक्ति अगर 12 खिलौने बना रहा है, कितने खिलौने, 12, तो एक दिन में अगर वो 12 बना रहा है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, एक खिलौने का मूल्य अगर 10 रुपए है, तो 12 खिलौने का मूल्य 12 गुणे 10, 12 धाम में 120 रुपए, ठीक।
अब इसका मतलब आप कहने का मतलब समझो, यहाँ पर क्या मैं किसी दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या अगर x है, यहाँ पर क्या था 12 था, यहाँ पर x है तो हमने x लिख दिया। अब एक खिलौने का मूल्य, जैसे कि एक खिलौने का मूल्य यहाँ पर 10 रुपए था, लेकिन सवाल में क्या है 55 माइनस एक्स है, उसको हमने क्या कर दिया था आपस में गुणा, तो इसको भी आपस में गुणा कर दो 55 माइनस एक्स। ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसमें बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है इनटू का, बराबर किसके बराबर है 750। अगर आप इतनी चीज समझ गए सवाल, उसके बाद आपके लिए एकदम जीरो बटा लुल्ल है, आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। ठीक, अब x को हम या इसमें गुणा कराएंगे और इसमें गुणा कराएंगे, 55 से जब गुणा होगा 55x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x का गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या 750 हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर ले, ना ही जगह ना बचे वहां थोड़े लगे। अब का हो ये माइनस एक्स स्क्वायर सबसे अधिकतम घात पहले आप लिख दो, प्लस 55x, क्या इसको इधर लाना है, हाँ भैया इसको लाओगे तभी उसको जीरो लिख सकते हो, 750 बराबर जीरो। ठीक, प्लस था इधर माइनस हुआ। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है, अधिक मतलब जो अधिकतम घात है माइनस में अच्छा नहीं लगता, इस नाते उसको प्लस में कर दो। आंसर यही भी सही है, लेकिन मतलब अच्छे से लिखने के लिए, थोड़ा सा साफ सफाई दिखाने के लिए माइनस से गुणा कर दिया हमने, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था प्लस हो गया, और जीरो पर कोई फर्क पड़ा नहीं। इस तरीके से हमने आंसर अपना निकाल दिया, क्योंकि केवल गणितीय रूप में व्यक्त करना था भैया, इस नाते हम उसके आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कहा है अगले अध्याय मतलब अगले एक्सरसाइज में जब हम सीख लेंगे तब इसके आगे हल करेंगे। ठीक, इस तरीके से दूसरा सवाल देखो, इतना बड़ा पूरा एकदम ब्यौरा लिखा गया है, लेकिन सवाल एकदम लुल्ली लुल्ली सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक, एकदम सवाल सुर्री खिलाया जा रहा है, एकदम वो लुल्ली सवाल, एकदम स्लो स्लो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हमने सवाल ओवरऑल सॉल्व कर लिया है, दूसरा सवाल। अब आइए तीसरे सवाल मतलब दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। ठीक, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या मैंने कहा, यहाँ पर द्विघात समीकरण की जांच करनी है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि जो सवाल मेरे भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होगा, वही हमारा द्विघात समीकरण का होगा। एक बात हमें क्या ध्यान देना है, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो अब इसको हमें हल करना है। हल करने से पहले मैं आपको कक्षा 6 वाली चीज आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट को हो सकता है शायद ना पता हो, तो भाई मेरा काम है बेसिक से बताना, तो भाई बताऊंगा जरूर मैं, बिल्कुल से एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। पहला, यहाँ पर इस अध्याय में जिन जिन फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी, बेसिक फॉर्मूलेज की, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे भैया ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे दो के स्क्वायर को क्या मैं दो गुणे दो लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, बीच में इंटू का सिंबल है गुणे का, क्या उसी रूप में है, हाँ भैया उसी रूप में है। अब जब इसको आप गुणा करोगे, ए का गुणा ए में करोगे क्या हो जाएगा, एक बार इसमें करना है और एक बार इसमें करना है, करो। ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ए का बी में करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब बी वाले को लेते हैं, बी को ए में कराएंगे बी को बी में, तो बी ए, यहाँ बी को बी में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी ए को क्या मैं लिखूं, जैसे दो गुणे तीन लिखूं चाहे तीन गुणे दो लिखूं एक ही बात है, तो बी ए को मैं मिटा करके ए बी ही लिख दे रहा हूं। ठीक, ए बी, तो ए बी प्लस ए बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या वही फॉर्मूला आ गया, हाँ भैया। यहाँ पर इस चीज को मैंने डिराइव क्यों किया आपको पता है, क्योंकि ये चीज आपको गुणा करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिछले सवाल में मैंने गुणा करके आपको दिखाया, हो सकता है आपको ना पता हो, इस नाते मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। एक ही गुणा देखो, बीच में अगर ब्रैकेट है, एक चीज को पहले एक चीज हम पकड़ेंगे उसको गुणा दोनों में करेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे दोनों में करेंगे, अगर ये तीन होगा तब तीनों में करो, चार होगा चार बार करो, चारों में करना है, पांच होगा पांचों में, छह होगा छह में, ऐसे आपको करना है। ठीक है, जितनी बार जितनी संख्याएं होंगी अलग अलग, उसमें अलग अलग आपको करना है। ठीक, इस तरीके से हमने आपको समझा दिया। ये पहला मतलब फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको वोट के पी जाओ। आपको हो सकता है पहले से ही आता हो। दूसरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर। अब मैं इसको डिराइव नहीं कराऊंगा, बस सीधा लिख दे रहा हूं -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा, इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं इसका। तीसरा,
2a माइनस, एक सेकेंड रहने दो, कलर मत चेंज करो, अगले वाले में करेंगे, तीसरे वाले में, इसमें। हाँ, तीसरा। तीसरा हमने क्या कर दिया, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, आपको पता है 3a स्क्वायर बी, इसको जब हम खोलेंगे इसको मल्टीप्लाई करें 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, ठीक। लेकिन डायरेक्टली बस ऐसे आप लिखो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक सेकंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर इस तरीके से हमने चौथा फॉर्मूला भी लिख दिया है। जनरली बस यही 3-4 फॉर्मूले प्रयोग होंगे, एक मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूं, पांचवा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बस इतना आप याद रखो, आपका काम चल जाएगा। अब इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल में एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे सवाल पर आते हैं। तो ये पहला सवाल क्या है, आई आई नंबर में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इस पेन से, हाँ। आई नंबर, कौन कलर ले यार, ये रह दे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सीधा मैं कट कर ले रहा हूं, क्या झंझट, कैंची है मेरे पास तो प्रॉब्लम क्या है, आजा। ये पहला सवाल मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगले पेज पर करूँ क्या सीधे, एक सेकंड, इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ आपको पता है, सीआर, एक सेकंड। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आइए हल करते हैं। सवाल में क्या लिखा गया है, ये किस रूप का है, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, ठीक। इसीलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूले में बताया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आइए इसको आगे हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा हल, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दो दूना चार, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का चार, माइनस 2ab, 2ab, ए का मान क्या है, 2, ए का मान एक्स है, बी का मान क्या है, 2 है, ठीक। प्लस इसको हमने क्या लिख दिया, 1 बराबर 2x-3। इसको कुछ सॉल्व करना ही है, सरल रूप में है ही पहले से ही, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब अचर पद को हम लिख लेते हैं, 4 प्लस 1 5, माइनस, ये क्या हो जाएगा, दो दूना चार एक्स, ठीक, बराबर 2x-3। ये आप समझ पाए ना, दो अचर पद एक तरफ में गुणा हो जाएगा एक साथ, दो दूना चार, एक्स को अकेले लिख देंगे x, ठीक, 4x। अब बराबर के उधर ये क्यों है, इसको इधर लेकर क्या हो, वो इधर क्यों, वो वहां पर क्या कर रहे हैं, देखो घात के हिसाब से लिखा करो हमेशा, ठीक। -4x पहले आएगा, फिर ये 5, फिर ये इधर -2x, ये प्लस था माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, +3 बराबर 0। इसको आगे हल करो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x -2x, तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, बड़े वाले के सामने माइनस है तो माइनस, 4 2 6x, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक, +5 +3 +8 बराबर 0। तो अब यहाँ पर जो ये कुछ इस प्रकार से आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, क्या ये द्विघात समीकरण के रूप का है, तो आप कहोगे हाँ भाई ये तो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे आपको पता है, अतः, अतः नहीं, यहाँ, ठीक, क्या लिखोगे आपको पता है, यह यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 6 है, ठीक है, बी नहीं है, बराबर 0 के रूप का है।
अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये शॉर्ट फॉर्म है समीकरण का, ठीक। क्यों नहीं कहने का मतलब बस यही हमारा सवाल है, आंसर हो गया, बस इतना ही हमें लिख करके आना है पेपर में अगर पूछ लिया, ठीक। अगर सवाल में पूछ लिया द्विघात समीकरण की हमें जांच करनी है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पर आप बड़े अक्षरों में लिख सकते हो हाँ, ठीक। इस तरीके से हमने दूसरे का पहला कर लिया। अब आइए दूसरे पर चलते हैं। कैंची कहाँ है? कैंची महाराज, अच्छा ये है। ये है। पहले एक सेकंड का मिटाई क्या और एक बढ़ा लेना है, समस्या हो तो करेंगे। दूसरे सवाल पर आते हैं भाई। ये रहा आपकी स्क्रीन पर चमकता हुआ दूसरा सवाल। आइए करते हैं इसको बिना किसी प्रॉब्लम के, इस प्रॉब्लम को हल करते हैं, ठीक है। क्या एक्स का गुणा इसमें होगा? हाँ भैया, एक्स का गुणा इसमें होगा, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक में करेंगे प्लस का एक एक्स, एक एक्स प्लस का 8 वैसे ही रहेगा बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस टू, एक्स माइनस टू। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक बार इसमें एक बार इसमें, एक बार इसका इसमें एक बार इसके इसमें। क्या ये इस रूप का है? ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है, तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दो। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं? आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। ए स्क्वायर यानी एक्स है ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर चार, ठीक। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दो का स्क्वायर कर दो, दो दूना चार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो अलग अलग से ऐसे गुणा करके करो, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, या तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक। इसी ना तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। अब एक्स स्क्वायर को जब हम बराबर के इधर लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक एक्स या फिर एक्स प्लस 8। ये माइनस चार बराबर के इधर आएगा, प्लस का चार बराबर जीरो, ठीक। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। तो ये कट गया, बचा क्या? जो जो बचा उसको लिख दो भाई। यहाँ पर क्या है? एक्स बचा प्लस 8 और 4 जुड़ जाएंगे 12 बराबर जीरो। तो इस तरीके से इसको आगे हम हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते बस इतना ही रहने देते हैं। हाँ भैया, एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, हमें मान नहीं ज्ञात करना है, बस सिंपल फॉर्म में लाना है, ठीक। इस तरीके से। तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप का है? क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है? आप कहोगे भैया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स बराबर मतलब जो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर में ए का मान क्या है? जीरो। क्योंकि जब एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो जीरो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर ए का मान क्या है? जीरो है, जबकि ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बस इतना जान लो, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना आपको लिखना है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात दो नहीं, बस, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिखना है? अतः यह, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का, पेपर में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना। यहाँ पर कोष्ठक में लाइए एक लिख दे, काउ नहीं, ठीक। इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को भी हल कर लिया। अब आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। चौथे सवाल को भी इसी यहीं लागे ले लेते हैं यार। उसके बाद आपका लेक्चर लगभग फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस बचेंगे, उसको अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। ये दोनों सवाल आपको खुद करने चाहिए, लेकिन मेरा काम है, कर्तव्य है आपको बताना।
तो हम इसको हल करेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं, हल। एक्स का गुणा इसमें करेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 2x इंटू एक्स, 2x² हो जाएगा प्लस 3x बराबर x² प्लस 1। तो x दोनों को इधर लेकर के आ जाओ, 2x² प्लस 3x माइनस x² प्लस है इधर आएगा -1 बराबर 0। -x² 2x² प्लस 2x², दो में से एक गया एक, तो एक x² बचेगा। क्या मैं केवल x² लिख सकता हूँ? हाँ भैया आप लिख सकते हो x², ठीक। प्लस 3x बचा, ये तो पहले ही इसमें मैंने देख लिया था, -1 बचा बराबर 0। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, आप कहोगे नहीं भैया बस आगे इतना बहुत है, ये हमारे सरलतम रूप में है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहोगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक। इस तरीके से आपको लिख देना है, और आप बगल में चाहें तो ये वाला क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। बस मैं इतना मतलब बड़े में लिख रहा हूँ, आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है, कॉपी भर देना है पूरा। आपको बस हाँ लिख देना है ब्लैक पेन से, गाढ़े मोटे पेन से, और बॉक्स बना देना, आप एग्जामिनर समझ जाएंगे, ठीक। हल। हाँ देखो अब वही चीज आ गई, नहीं सुना था मैंने, क्यूब वाला फार्मूला आपको बताया था, a प्लस बी का होल क्यूब के रूप का है। तो मैंने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको बताया था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b, मेरे भाई इस रूप में हमें करना है। तो आइए करते हैं, x³ a³ करना है, a³ यानी x का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, ab 3a का मान क्या है? x है, b का मान क्या है? 2 है, ब्रैकेट में a+b यानी x+2। बस फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, इसका इसको हमने क्या किया, जनरली एक्सपेंड किया इस रूप में, ठीक। बराबर x³ -4, ठीक। इसको आगे हम और कुछ तो हल कर नहीं सकते, तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर ये आपको याद रहना चाहिए, मैंने लिखा दिया है, तो यहाँ से भी आप याद कर लो इसको, ठीक। या फिर मिटा दूं क्या, जाने दो, क्या मतलब है, बस समझाने के लिए था। यहाँ पर आप चूंकि करके लिख सकते हो। अब x³ को मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक। x³ को जैसे मैं इधर लेकर के आऊंगा माइनस हो जाएगा, पहले इसको हल कर लो यार। x³ प्लस प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस देखो अचर पद को एक तरफ एक साथ गुणा करो, 3 दूनी 6, x बचा x ब्रैकेट में x+2 बराबर x³ -4, ठीक। x³ प्लस 8 प्लस 6x का मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें, 6x² प्लस 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 6x यानी 6 दूनी 12x बराबर x³ -4। इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -x³, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 बराबर 0। इसको हल करो, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस का x³ माइनस का x³ कट जाएगा, ठीक, क्योंकि +1x³ है -1x³ है। अब यहाँ पर इसको आइए आगे हल करते हैं। अब जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा, प्लस का 8 बचा, प्लस का 6x² बचा, प्लस का 12x बचा, प्लस का 4। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, प्लस का 8 प्लस का 4 डायरेक्टली जोड़ दो, तो यहाँ पर सीधे 12 लिख दो। आप समझ पाए मैंने क्या किया? मैंने क्या किया आपने समझा? मैंने +8 को +4 को जोड़ दिया, क्योंकि जुड़ रहे थे, मैंने सीधे 12 लिख दिया। क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसा कि मैंने कहा सबसे अधिकतम घात को सबसे पहले लिख दो 6x², उससे छोटी घात को उसके बाद में,
फिर सबसे छोटी घात को कांस्टेंट टर्म को सबसे लास्ट में बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास है। क्या ये इक्वेशन मेरे भाई, क्या ये इक्वेशन आपको किस रूप का लग रहा है? यहाँ पर क्या आप ऐसे लिख सकते हो, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक, देखो उसी रूप का है कि नहीं? हाँ भैया उसी रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण। ठीक, इस तरीके से मैंने कर लिया। यहाँ पर अगर आप कलेबाजी करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ ठीक, आइए अगले सवाल पर। हाँ खत्म हो गया क्या? तीसरा सवाल और ये चौथा सवाल, हाँ बस ये फिनिश, 4 सवाल। तो 4 ही सवाल थे, यानी एग्जाम्पल्स आज मैंने खत्म कर दिया। बेसिक पार्ट भी आपको समझाया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको याद, मतलब फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए थे पहले ही, नहीं याद है तो कर लो मेरे भाई, भविष्य में भी आपके काम आएगा, क्योंकि ये चीजें अगले चैप्टर्स में भी आपको यूज होने वाली है। ठीक है, तो याद कर लो, क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे उसमें ये चीजें याद होंगी तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने सभी सवालों को कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में अपने एक्सरसाइज वाले सवालों को, सभी के सभी सवालों को हो सकता है डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में आप बिल्कुल जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इन सवालों को आप खुद से पहले ट्राई करिएगा, बहुत आसान से सवाल हैं। आपको इसमें समीकरण ही निरूपित करना है, इसको पूरा हल नहीं करना है। 4.2 में हम सभी सवालों को पूरा हल करेंगे। ठीक है, इसमें जांच करना है, आसान से सवाल है, सब आप प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए हूँ ही। और इसे के जाने से पहले मैं जैसा कि आपको कह रहा हूँ, अगर आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 100 में 100 लाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं। आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा, और जब आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसी के साथ जाने से पहले मेरे मित्रों, अगर आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस पर क्लिक करें, और मैं आपसे वही मिलता हूं। तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद। राधा स्वामी, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी। आप भाई, आपका जुलाई चल रहा है, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। आपका जुलाई चल रहा है, आप पर्याप्त समय अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा, पर्याप्त समय का मतलब है आपको थोड़ा थोड़ा समय देना है, ये नहीं एकदम पूरा 15-15 घंटे पढ़ो, नहीं। आपको समय से डेली आपको प्रॉपर 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे डेली पढ़ने हैं। डेली पढ़ो, इत्मीनान से अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके। अगर आप अभी से डेली पढ़ते हो ना, तो आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं होगा, और आराम से बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना गणित में कोई बड़ी बात नहीं है, विज्ञान में 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम में 95 पार लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 95% प्लस लाना बड़ी बात नहीं है, 540 नंबर है उसके लिए चाहिए केवल। ठीक, तो अगर आप प्रॉपर, अगर डेली अगर मेंटेन करते हो, अपना फोकस से पढ़ते हो, तो आराम से आएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत स्टूडेंट लाते हैं। ठीक, तो उन चीजों पर आप ध्यान देंगे तो आसानी से लेकर के आएंगे। और मेरे साथ अगर रहेंगे, मैं आपको बाकी आपके जीवन में, मतलब आपको कैसे तैयारी करनी हो उसके बारे में भी मैं गाइड करता रहूंगा। और बस यही चीज आपको बतानी थी, और इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद। और जाने से पहले, जैसा कि मैंने कहा, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस पर क्लिक करिए और उन वीडियोस को देखें, और मैं आपसे वहीं मिलता हूं। तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद। राधा स्वामी।